आरसीएम का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो आरसीएम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हम लोग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए पढ़े थे, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एन यूज हुआ था। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मासेस कितने हैं, एक इधर है और एक इधर है, दो ही मासेस हैं, इसलिए हमारा जो एन है वो कहां तक जाएगा, 2 तक। तो m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब जब r1 होगा, वो r1 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आप समझ सकते हैं यहां पर ये ऑरिजिन पे है, इसका मतलब इसका x भी 0, y भी 0 और z भी क्या है 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,0,0, ठीक है। यदि ये कुछ ऊपर हाइट पे होता तो y भी कुछ होता, और यदि कुछ डीप में होता या फिर कुछ फ्रंट पे होता तो z भी कुछ होता। तो यहां पर y1 क्या मिलेगा हमको, ये हमारा y1 हुआ ना, इसको हम x1 कॉमा y1 z1 लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो आपको देख के ही लग रहा है कि यहां पर x1 y1 और z1 तीनों 0 है, और यहां पर x2 है, y2 क्या है 0 और z2 0। तो यहां पर r1 के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 z कैप, 0 k कैप, ये होगा। उसी करस्पॉन्डिंग r2 क्या मिलेगा हमको 6 i कैप, जो कि x2 मिलेगा हमें। तो हम यहां यदि x2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ x2 का वैल्यू कितना आएगा 6 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो फाइनली कितना है 6 i कैप होगा। उसी तरह वहां मल्टीप्लाई करके हम यहां निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझे अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए सब लोग, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, दैट इज वाई एक्सिस। एक मास यहां पर है m, एक मास यहां पर है, ये भी मास m है, और एक मास यहां पर है, ये भी m है। और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे, होंगे ना। तो तीनों साइड्स इक्वल है, मासेस m है, ये पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट का है, इसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द आरसीएम फॉर द मास सिस्टम। तो यहां 3 मास सिस्टम है, कितने मास सिस्टम है 3 मास सिस्टम है। क्या हम इन तीनों मासेस का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं, हाँ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट डिफाइन करने से हमें सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे तो यहां पर क्या होगा 0,0,0 होगा। बी पॉइंट पर क्या होगा, बी पॉइंट पर यहां से a,0,0 होगा ये। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान से देखिए, यहां से यहां आएंगे तो ये यहां से ये डिस्टेंस a/2 होगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका, यदि x3, y3, z3 इसका कोऑर्डिनेट है तो x3 कितना होगा a/2। अब ये हाइट हमें पता करना है, तो इस ट्रायंगल में हम ध्यान से देखिए, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर ये जो होगा कहां से कहां, इस पॉइंट का हम d मान लेते हैं, तो c से d कितना होगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a²/4। तो यहां आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा रूट अंडर 3 a/2 होगा, ऐसा होगा। तो रूट अंडर 3 a/2 तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा रूट अंडर 3 a/2। जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, जेड कोऑर्डिनेट यदि
अंदर की तरफ जाता या बाहर की तरफ होता तो जेड कोऑर्डिनेट कुछ होता, वो 0 है। अब हमको इन तीनों मासेस का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो हमको पता करना है आरसीएम। तो आरसीएम के लिए हम क्या करेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवीजन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अब m1 m है तो r1 कितना होगा, सारा टर्म 0 होगा, फर्स्ट मास के लिए सारा टर्म 0 होगा, प्लस m2 भी कितना है m, इसका x कोऑर्डिनेट a i कैप प्लस 0 प्लस 0। अब आ जाइए थर्ड में, तो प्लस m इंटू इसका क्या होगा a बाई टू आई कैप प्लस √3 a बाई टू जे कैप प्लस 0, और डिवीजन में क्या आएगा 3m आएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आरसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां तो ये 0 हो गया तो m a आई कैप, और यहां क्या होगा प्लस m a बाई टू आई कैप प्लस m √3 a बाई टू जे कैप प्लस 0, डिवीजन में कितना 3m। अब यहां से ये वाला टर्म तो एक ही साथ ऐड हो सकता है, तो यहां एक आम और आधा आम जुड़कर कितना होगा 1.5 आम होगा। अरे बोलो, एक आम और आधा आधा आम खाए हैं आप लोग, बोलो, एक खाए हैं या आधा खाए हैं। एक खाने के बाद जैसे दो भाई हैं, तो एक ने जल्दी खा लिया, उसके बाद दूसरे पे धावा बोल दिया, तो उसको 1.5 आम मिल गया, ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल होगा, यहां से 3 हम मान लीजिए कि यहां से ले लेते हैं, m ही लेते हैं, तो 3/2 और यहां से आ जाएगा a आई कैप और प्लस √3 a बाई टू जे कैप बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आरसीएम हो गया। आरसीएम एक अच्छी बात क्या है इसमें ध्यान से देखिए, जो आई कॉफिशिएंट है, आई कैप का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जे कैप का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर लाई कर रहा है, सपोज करें, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 3/2, और ये नीचे से आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नीचे से आएगा तो 1/2 ए आई कैप होगा, प्लस ये आ जाएगा नीचे से तो √3/6 ए जे कैप होगा ऐसा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा और ये उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि आरसीएम होगा, और यही क्या होगा COM होगा। समझ पाए, तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास, यानी कि तीनों मासेस को जब कंबाइन करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास को हम वहां मानेंगे। अब यदि मान लीजिए सपोज करें, जो मेरा जब कॉलेज में थे, जिस कॉलेज में हम तो उसमें हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में क्या था समझिएगा, फील कीजिएगा कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एक हमने व्हील लगा रखा है, बॉल बेयरिंग कह लीजिए, वो एक तरह से व्हील तरह से काम करता है, एक वॉल बेयरिंग लगा रखा है, ठीक है। यहाँ एक व्हील लगा रखा है और यहाँ एक व्हील लगा रखा है, तो ये 3 व्हील से मिलकर के एक फ्रेम बना दिया हमने, एक फ्रेम से तीनों व्हील को जोड़ दिया। जब ग्राउंड पे चलेगा तो ये व्हील घूमेगा और ये व्हील घूमेगा ना, ये व्हील तो नहीं घूमेगा ग्राउंड पे जब चलेगा तो, ठीक है। तो इस व्हील को यदि हमको स्ट्रक्चर से ऐड करना है तो हम इस पूरा अरेंजमेंट को, चूंकि ये एक फ्रेम से बना हुआ है, एक ट्रायंगुलर फ्रेम है जिसके पास 3 अलग अलग व्हील्स लगे हुए हैं, अब उस फ्रेम को इसके साथ जोड़ना है तो हम इसके सेंटर पॉइंट को यहां जोड़ेंगे ताकि ये स्टेबलाइज, ऐसा ही एक इधर बना हुआ है तो दोनों के सेंटर पॉइंट को जोड़ेंगे तभी तो वो पूरा स्ट्रक्चर यानी गाड़ी चल पाएगा ना। तो उसके सेंटर्स को, वो जो फ्रेम है जिसपे हम बैठेंगे, वो फ्रेम को किसके साथ, इसके साथ कहां जोड़ेंगे, सेंटर पॉइंट पे जोड़ेंगे, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब क्या था कि हम लोग ने जो बनाया था, वो बनाया क्या था कि जो स्ट्रेचर होता है, जो पेशेंट को ले जाने वाला हॉस्पिटल में जो स्ट्रेचर होता है, वो स्ट्रेचर तो ग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन उसको सीढ़ी पर, स्टेयर पर चढ़ाना है, तो वहां के लिए फिर अलग सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, या तो फिर आपको लिफ्ट का जरूरत पड़ जाता है,
या तो फिर आप पेशेंट को उठाते हैं और वो स्ट्रेचर को वहीं छोड़ देते हैं, होता है ऐसा। लेकिन हम लोग ने जो बनाया उससे क्या है कि वो ग्राउंड पे जब चल रहा है तो ग्राउंड पे चल रहा है, जब स्टेयर पे चढ़ाना है तो स्टेयर पे भी चढ़ जाएगा। पेशेंट को क्या कीजिए, बेल्ट से आप लॉक कर दीजिए 3 सेगमेंट में, पैर के पास, पेट के पास और चेस्ट के पास लॉक कर दिए। अब वो ऊपर में जा सकता है। कैसे जा सकता है? मान लीजिए सपोज करें कि स्टेयर ऐसे है, ऐसे है ना, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे आया है, तो ग्राउंड से चल रहा है। जैसे ही इसके, ये तो बहुत छोटा बना दिया मैंने, वो स्ट्रक्चर ऐसे है और यहां पर कनेक्ट है, तो जैसे ही यहां ये टकराएगा, टकराने के बाद वो रुक जाएगा, तो ये वाला सेक्शन आगे आ जाएगा, ये सेक्शन आगे आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये अपने एक्सिस पर घूम जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट यहां टकराया, यहां से फोर्स लगा तो ये घूम करके यहां आएगा, ये यहां करके फिर ये घूमने लगेगा, फिर इसको आगे सपोर्ट करेगा और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे मूव कर जाएगा। समझ पाए? समझ गए? तो ग्राउंड में है तो ये पूरा कंप्लीट असेंबली नहीं घूमेगा, सिर्फ 2 व्हील घूम जाएगा। लेकिन जब स्टेयर केस पर है तो ये पूरा असेंबली घूमेगा और पेशेंट को ऊपर किसी भी सीढ़ी पे आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था हम लोग का। समझ गए? कुछ समझ में आया? क्योंकि ये भी पिनियन से कनेक्टेड है, वो घूमेगा, ये भी अपने एक्सिस पे भी ये पूरा घूम सकता है और व्हील तो अपने एक्सिस पे घूमेगा ही। तो हम लोगों ने पहले जब स्ट्रक्चर इसका फ्रेम बनाया था तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाला था और सेंटर ऑफ मास पे ही हमने पूरा स्ट्रक्चर को ऐड किया था ताकि स्टेबलाइज रहे स्ट्रक्चर। यदि यहां ऐड कर देंगे तो तोड़ देगा उसको। समझ गए? रियल लाइफ सिचुएशन में भी यही होता है। इसको लिखिए, क्या हुआ जी? का हमारा सिस्टम होगा, इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, इसे कॉमन हम एक बहुत सिंपल एक रिलेशन निकालेंगे, वो रिलेशन आपको बहुत जगह यूज में आएगा। देखिए ध्यान से, सब लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां ये वाई एक्सिस हुआ। हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि यहां एक मास है m1, ठीक है, और यहां पर एक मास है m2। आप देख सकते हैं दोनों एक एक्सिस पे ही है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 ले सकते हैं हम लोग, और ये लेंथ को हम d मान सकते हैं। तो ये d मान लिए तो ये d, 0,0 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसका। तो मान लेते हैं हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो हम ये मान लेते हैं कि ये मास m1 m2 है। आप क्या ये समझ सकते हैं, आपको ये विजुलाइज हो सकता है कि यदि ये मास और वो मास दोनों बराबर हो, मान लीजिए ये भी 10 kg का है, वो भी 10 kg का है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? फील हो सकता है कहां पर लाई करेगा? यदि ये 10 kg और ये 10 kg, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, कह सकते हैं कुछ? चलिए कोई बात नहीं, ये 1 kg और ये 1 kg, तब कहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, कह सकते हैं? बोलिए। नहीं कह सकते। जब दो मासेस इक्वल होंगे और इक्वी डिस्टेंस, मतलब डी डिस्टेंस पर है, इक्वी क्या, डी डिस्टेंस पर है, तो उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। यदि दोनों का मास बराबर होगा, भले वो 1 kg हो या 10 kg हो या 5 kg हो या कोई kg भी हो, यदि दोनों का मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा। हम लोग अभी करके देखेंगे सिंपलिस्ट। तो दोनों मास बराबर अभी नहीं है, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि वो कहां पर लाई करेगा। तो हम मान ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सपोज करें, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम हम दे रहे हैं P। तो हम क्या मान रहे हैं कि वी एज्यूम द सेंटर ऑफ मास लाइज एट पॉइंट P पे लाई कर रहा है, ठीक है, और ये दूरी को मान लेते हैं हम x1 है, यानी कि फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास का दूरी x1 है। तो इसको हम मान रहे हैं x2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना, d। तो x2 बराबर क्या, d माइनस x1। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो यदि हम लिखना चाहेंगे, यदि मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं
Rx1, या फिर हम कह लीजिए सेंटर ऑफ मास इसका निकालना चाहें RCM, तो RCM बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 डिवीजन में M1 प्लस M2 होगा, ये होगा ऐसा। अब यहां पर ये सारा टर्म जीरो है ना, और प्लस M2 इनटू क्या होगा, ये DI कैप प्लस जीरो होगा ऐसा, और डिवीजन में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यदि हम लिखें M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू DI कैप, ऐसा लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मतलब यदि हम इसका RCM लेना चाहें, RCM बराबर क्या आ जाएगा, M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू D लिख सकते हैं। ये क्या ये हमारा X1 हो सकता है, बोलिए, क्या ये X1 हो सकता है हमारा, क्योंकि सेंटर पॉइंट से जो हमारा ये एरो बनेगा यही तो RCM होगा कि नहीं होगा, और RCM का जो मैग्नीट्यूड होगा वही X1 होगा, बोलो, यदि वो एक लाइन में नहीं होता तो अलग होता, ठीक है, लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ मास के लिए RCM जो है उसका जो लेंथ होगा वही X1 होगा। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि X1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू D लिख सकते हैं। तो क्या X2 बराबर क्या आएगा, X2 बराबर लिखना चाहेंगे तो X2 इज इक्वल टू D माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू D लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो X2 बराबर क्या आएगा, DM1 प्लस DM2 माइनस DM2 डिवीजन में M1 प्लस M2, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू क्या मिलेगा, D, किसके बराबर। तो कहानी कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कहानी बन रहा है, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, टू पार्टिकल सिस्टम, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, टू मास सिस्टम, टू मास सिस्टम कह लीजिए या टू पार्टिकल सिस्टम, दोनों के लिए मतलब उसके लिए ही एप्लीकेबल है। यदि दो से कम रहा या दो से ज्यादा रहा तो ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा। अब X2 बराबर क्या आ गया, M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू क्या लिख सकते हैं ये चीज। तो अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक सिंपल कंडीशन लेने वाले हैं और उससे हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम यदि लिखना चाहें D डिवीजन में M1 प्लस M2 और इधर भी लिखें D डिवीजन में M1 प्लस M2, ठीक है, इधर इसको हम यहां कर लेते हैं M2 D और यहां कर लेते हैं M1 D। तो ध्यान से देखिए, क्या ये टर्म को हम X1 कह सकते हैं क्या, और ये टर्म को हम क्या कह सकते हैं, X2 कह सकते हैं। अभी तो ये बराबर नहीं है, लेकिन यदि हम यहां मल्टीप्लाई कर दें M2 से और इधर मल्टीप्लाई कर दें M1 से, तो इधर क्या रिजल्ट आएगा,
m1 इंटू एम टू डी बाई एम वन प्लस एम टू, m1 इंटू एम टू डी बाई एम वन प्लस एम टू। अब ये बराबर हो सकता है, हो सकता है। तो इस टर्म को हम x1 कह रहे हैं, तो हम क्या m1 इंटू एक्स वन इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स टू लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है इसमें x1 क्या है, फर्स्ट मास का सेंटर ऑफ मास से दूरी। तो हम लिख सकते हैं x1 इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट मास, ठीक है, m1। और x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ, बोलिए, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, अरे बोलो, हाँ, थोड़ा और जोर लगाओ, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम यदि m1 बाई m2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x2 बाई x1। ये बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन क्यों है, ध्यान से समझिए। केस ए, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट जो आज नहीं आया है, चलिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू, m1 इज इक्वल टू m2। तो सिचुएशन क्या है, अरे देखो यहां पर m1 और m2 सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां है, तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ। अब मान लीजिए m1 बराबर क्या है, m2, तो यहां पर m बाई m डिवीजन में x2 बाई x1, खच खच, तो x1 बराबर, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जहां कहीं भी होगा, ये डिस्टेंस को मान लीजिए आप 6 मीटर है, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना हुआ, 6 मीटर, और x1 क्या है, तो 2x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर क्या आया, यानी एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। इसका मतलब जो हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या कह सकते हैं, कि यदि टू मासेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड देन इट्स सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई द सेंटर ऑफ द लेंथ बिटवीन टू मासेस। हमेशा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मास कुछ भी है, कुछ भी 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 200 केजी, कुछ भी है, यदि दोनों मासेस इक्वल है तो कट गए। अब उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें ये पोजीशन को कह रहे हैं हम ए और इस पोजीशन को कह रहे हैं बी, तो यहां से हम पहले एक पॉइंट निकाल दें ताकि आपको याद हो। पहला, इफ टू मासेस, two masses having equal magnitude, equal masses having equal magnitude, then its center of mass always lie at the center, the line joining two masses, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस। और हमेशा ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट हम यहाँ ऐड करेंगे, वो क्या है, वो कहता है कि यदि दो मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो वो दो मासेस का सेंटर मास हमेशा उन दोनों मासेस को मिलाने वाला जो लाइन है उसी पे लाई करेगा। समझ गए, कहीं कोई भी हो लेकिन दो मासेस को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, या तो टुवर्ड्स द फर्स्ट मास, टुवर्ड्स द सेकंड मास, या बीच में रहेगा लेकिन उसी लाइन पर लाई करेगा। अब जैसे छोटा सा केस 2, हाँ, जहां चाहो वहां राह निकल ही आती है। मुझे गर्मी लग रहा है, एसी चलवा सकते हैं, चलाओ फैन, चलो। कुछ लोग सोच रहे हैं मोटका को सबसे ज्यादा गर्मी लगता है। मान लीजिए कि m1 मास जो है वो 2 टाइम्स है m2 मास का, तो उस सिचुएशन में m1 बाई m2 करेंगे
और m1 बाई m2 यहाँ क्या करेंगे, x2 बाई x1 करेंगे। अब m1 कितना है, यहाँ 2m2 लिख सकते हैं, x2 बाई x1, तो x2 इज इक्वल टू 2x1, यानी कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, बोलो बोलिए। यदि m1 क्या है, यहां इस केस में m1 ज्यादा है, m1 इज ग्रेटर देन m2 है ना, तो सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा, ये x1 है और ये x2 है, जो कि किसके बराबर है, क्या हुआ बोलो। x1 और x2 में क्या रिलेशन है, x1 जो है वो x2 का 1/2 है, मतलब x2 ज्यादा है। यदि इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए कि 6 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना, अरे बोलो, बोलिएगा ठंड नहीं लगेगा। तो यहां पर अब x1 कितना, x2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो 2x1 पुट कर दिए बराबर 6 मीटर, तो यहां 3x1 इज इक्वल टू 6 मीटर, x1 बराबर कितना 2 मीटर, तो x1 ये कितना हो गया 2 मीटर और ये कितना हो गया, तो सेंटर से इधर शिफ्ट कर गया, वो समझ पाए, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो अगला पेज में करेंगे। हाँ छापिए, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, वो अब हम ना समझ रहे हैं। चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, हेडिंग दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, यानी कि मास इसमें कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल्स में जैसे हम बात करें, स्ट्रेट रॉड, ठीक है, स्ट्रेट मेटल रॉड, अरे क्या हुआ, डिस्कशन हो रहा है पूरा, स्टील, स्टील सिलेंड्रिकल डर्म। देखिए यहां पर सब लोग यहां ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में जैसे हम ये रॉड लिए, तो इस रॉड में सारे जगह पर मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं कि मासेस, मास ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्मली distributed over the geometry, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर है यहां नहीं मास है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग यहां बात करते हैं मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी जिसको हम लोग वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन
वन डायमेंशन के लिए, और ये क्या है, टू डायमेंशन, ये टू डायमेंशन ज्योमेट्री है, और ये, अरे बोलो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हम मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए मास डेंसिटी किससे हम लोग डिनोट करते हैं, लैम्डा। लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है। लैम्डा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस रॉड का लेंथ, क्योंकि रॉड है उस लेंथ उसका मान लीजिए क्या है, एल, और इस रॉड में मास कितना है, एम। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां से आपका सेंटर ऑफ मास का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, और आपको रोटेशन मोशन में बहुत हेल्प करेगा ये। तो एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल, और मास क्या माना है हमने, एम, कैपिटल एम मान लीजिए, ज्यादा अच्छा समझने के लिए। तो हम इसका कैपिटल एम यदि इसका मास कर दें, तो हम मास डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप डेंसिटी डिफाइन करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, यदि हम सिंपली डेंसिटी पूछें आपसे तो क्या होगा, डेंसिटी बराबर, बोलिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, यही उसका डेंसिटी बताएगा। मतलब छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स कितने एक दूसरे से नजदीक हैं, वो बताता है उसका डेंसिटी। क्योंकि यदि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मान लीजिए कि 100 मास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और एक मास पार्टिकल का मान लीजिए वजन 1 ग्राम है, तो 100 इंटू 1 ग्राम, ये जितना भी मास हुआ वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास हुआ। लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स की जगह अगली बार 100 पार्टिकल्स की बजाय अगली बार में हम 500 पार्टिकल्स डाल देते हैं। तो पहले 100 पार्टिकल्स था 1 मीटर क्यूब में, और एक पार्टिकल का वजन कितना है, 1 ग्राम। तो एक पार्टिकल का वजन, ध्यान समझिए, 1 पार्टिकल का जो मास है वो 1 ग्राम है। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं, 100 पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल्स, तो उसका वजन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ये कितने में है, ये 1 मीटर, बोलिए, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। ठीक है, अब यदि 100 की जगह पर 500 पार्टिकल आ गया, तो 500 पार्टिकल आ गया तो उसका वजन कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। कितना में, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में पहले 100 पार्टिकल था, अब 1 मीटर क्यूब में 500 पार्टिकल्स आ गए, तो पहले के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक होंगे या दूर जाएंगे, नजदीक होंगे। यानी कि पहले जैसे इस क्लासरूम में अभी 20 स्टूडेंट हैं, अब इसी क्लासरूम में मतलब मात्र 100 स्टूडेंट्स आ जाएं, तो आप जितना आराम से, कितना कंफर्टेबल होकर के बैठे हैं, आप उतना आराम से कंफर्टेबल होकर के नहीं बैठेंगे। 20 प्लस 100 कितना हो गया, 120। हो सकता है आपको ऐसे करके लिखना पड़े, हो सकता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मासेस एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए, एक दूसरे से काफी अटैच हो गए, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ गया। समझ गए, यही कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है, कहीं भी डेंसिटी यूज करना है तो वहां, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो मास है उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो मास डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, लैम्डा। तो इसको हम लोग लैम्डा को क्या दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं लीनियर, क्योंकि वन डायमेंशन की बात है तो लीनियर, ध्यान से देखिए, लीनियर मास डेंसिटी। ये है मारुति कार और ये है मारुति 800। समझ पा रहे हैं, मतलब मारुति तो बहुत सारी कार बनाती है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑल्टो। हम मारुति कार की बात, वो तो मारुति कार के अंदर में है ही। ठीक है, जैसे महिंद्रा कंपनी की बहुत सारी गाड़ी आती है, उसमें हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो का। ठीक है, तो उसी तरह मारुति, यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी बहुत तरह की है, तो हम किस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी लीनियरली वेरी करेगा। तो लीनियर मास डेंसिटी होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे जगह पर कंफ्यूज होते हैं, खास करके बायोलॉजी वाले बच्चों को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का।
जो टॉपिक अभी चल रहा है ना, कंबाइंड इफेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। तो आपका मैथमेटिक्स तो हिला होता है तो फिजिक्स भी हिल जाता है, ठीक है। और जिसका कि दोनों हिला हुआ है उसका सब कुछ अस्थिर हो जाता है। आइए, तो लीनियर मास डेंसिटी, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा, तो मैथ वाले सो मत जाइएगा। तो लीनियर मास डेंसिटी बताने से पहले थोड़ा भूमिका बांधना बहुत जरूरी था, क्योंकि नहीं तो सीरियसली नहीं लेगा इसको। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी तो है ही, लेकिन क्या है, लीनियर। तो क्या कह रहा है, यदि मान लीजिए कि एल लेंथ में मास कितना है एम, तो 1 मीटर लेंथ में मास कितना होगा, एक एक नियम। तो यदि एल लेंथ में मास कितना है तो 1 मीटर में कितना होगा। मान लीजिए एल लेंथ मान लीजिए एल लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर में मास कितना है एम। तो 10 मीटर मास मान लीजिए 10 मीटर लेंथ है, मास मान लीजिए 50 kg है। तो 10 मीटर लेंथ यदि रॉड है तो उसका मास 50 kg है। तो 1 मीटर लेंथ में कितना मास होगा, वो ये हमको निकला। और इसी को हम कमांडली क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा, मतलब मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ। कुछ समझ पाए। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि रॉड का मास कितना है, हमको इस बात से मतलब नहीं है। हमको इस बात से मतलब है कि 1 मीटर लेंथ में मास कितना है। तो आप जितना बोलिएगा, हम जैसे आप मान लीजिए लेने गए रस्सी, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में घट सकता है आपके साथ। मान लीजिए कि आप लेने गए रस्सी, आपसे आपने पूछा कि रस्सी कैसे है, तो उसने बोला कि ये वाला रस्सी जो है वो 50 रुपए मीटर है, ये वाला रस्सी उससे थोड़ा मोटा है इसलिए ये 60 रुपए मीटर है, ठीक है। अगला रस्सी, तो आप बोलेगा नहीं रुक जाओ इतने तक हमको समझने दो, ऐसा नहीं ना बोलेंगे। अगला रस्सी 80 रुपए मीटर, वो उससे भी थोड़ा मोटा है और उससे ज्यादा वजन उठा सकता है, तो वो और हेवी है, उसका 80 रुपए मीटर है। तो आपको मान लीजिए 10 मीटर की जरूरत है, तो आप काउंट करेंगे ना कि कौन रस्सी का रेट कितना होगा। मान लीजिए 50 रुपए मीटर जो है उसका 10 मीटर का लेंगे तो 500 रुपीज आपको देना होगा। 60 रुपए मीटर वाला जो रस्सी है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका, तो उसको हमको 600 रुपए देना पड़ेगा। और 80 रुपए वाला होगा तो उसको हमको, तो कभी मान लीजिए आप तो यहाँ से इतना पढ़ के चले गए और दुकान में गए, तो दुकान वाले से बोला कि हाँ तो हम पढ़ के आ गए, कॉन्फिडेंस चौगुना है। बोले कि हाँ भैया बताइए रस्सी कैसे है, वो बता दिया 37 रुपए 50 पैसे मीटर। तो आप बिना रस्सी लिए लौट आएंगे। बायोलॉजी वाला तो बिना रस्सी ले रहा है ना, छोड़ो कौन सॉल्व करेगा, उससे बढ़िया रस्सी नहीं लेंगे हम, ठीक है। आपको कितना चाहिए, यहां से गुरुदेव भेजे कि 8.8 मीटर ले लेना। तो पहले आप दुकानदार को गाली दिए, फिर मास्टर को भी। एक तो ये 60 का नहीं रखे हो, 40 का नहीं रखे हो, ठीक है। 37.5 रुपीज पर मीटर कौन रखता है। और गुरुदेव भी वैसा ही है, उसको चाहिए 8.8 मीटर। 9 मीटर ले ले क्या दिक्कत है, नहीं उसको चाहिए 8.8 मीटर, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। तो आपको पर यूनिट लेंथ का मास पता है, तो आपको मान लीजिए 50 kg लेना है, तो आप पता कर सकते हैं कितना उसका चार्ज होगा। अब ये बात यहां कैसे लागू होती है कि यदि आप पता कर लेंगे कि 1 मीटर लेंथ में मास कितना है, मान लीजिए 1 मीटर लेंथ में मास 10 kg है, और वैसा ही रॉड है दूसरा जिसमें 1 मीटर लेंथ में मास 50 kg है, 50 kg है, तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, क्योंकि 1 मीटर में यहाँ 10 kg है और 1 मीटर में वहां 50 kg, यानी कि पार्टिकल्स ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा कंबाइंड किस में होंगे, जहां 1 मीटर लेंथ में 50 kg होगा वहां होंगे, वहां मासेस ज्यादा नजदीक होंगे, उतना कंबाइंड होगा और मजबूत होगा। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, यदि 1 मीटर लेंथ है, रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है, तो उसका मास होगा मान लीजिए 400 ग्राम। और 1 मीटर रॉड लेंगे आप कास्ट आयरन, तो उसका मास हो जाएगा 1400 ग्राम। समझ गए, मास चेंज कर गया, 1 मीटर लेंथ में ही चेंज कर गया। तो डेंसिटी किसका ज्यादा है, कास्ट आयरन का। एल्यूमिनियम का डेंसिटी, ये डे टू डे लाइफ में भी होता है। समझ गए आप बात को इसको। तो हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ।
और इसी को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, और इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर मास, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो अब हमको पता करना है मेरा निहित स्वार्थ मतलब समझते हैं, मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट किस में है, मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट पता करने में है ये वाला, ये dx लेंथ में कितना मास होगा, समझे। जैसे आप दुकान में गए, आपने बोला कि ठीक है ये 60 रुपए पर मीटर है, हमको लेना है 0.2 मीटर या 0.01 मीटर, तो दुकानदार बोलेगा लेना है कि मजाक करना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये dx लेंथ में आपको मास देखना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या l लेंथ में मास कितना है, m, तो 1 मीटर में कितना है, उसी को लीनियर मास डेंसिटी बोल रहे हैं। अब हमको पता करना ना, इतना तो हम समझ गए, इतना तो ठीक है, लेकिन मेरा काम किससे है, dx लेंथ से। तो dx लेंथ में मास कितना है, तो m बाई एल इंटू dx। और ध्यान से सब लोग देखिए, ये हम बार बार आएगा, बार बार आता रहेगा, आता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, बार बार आएगा, इसलिए इसको एकदम छाप लीजिए आंख में एकदम, ये आएगा ही आएगा, बार बार आते रहेगा, हर क्वेश्चन में आएगा। इसको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, डीएम, स्मॉल एलिमेंटल मास, जो किससे बना है, किस किस से बना है, लैम्डा इंटू डीएक्स से बना है। समझ पाए हैं तो बताइए, समझ गए हैं, आ? किसी को डाउट, चश्मा ऊपर कर ली, किसी को डाउट, क्लियर है सबको, किसी को डाउट भी होगा तो नहीं पूछेगा, पता नहीं क्यों नहीं पूछता है, इतना ही कराते हैं तो भी नहीं पूछते। समझ गए, लैम्डा इंटू डीएक्स, और यदि नहीं याद हो तो m बाई एल इंटू डीएक्स। अब बोलेंगे सर ये मास कैसे होगा, तो यूनिट देखिए, ये क्या है मास, इसका यूनिट केजी, ये क्या है लेंथ मीटर, और ये डीएक्स क्या है लेंथ, भले छोटा सा लेंथ है लेकिन लेंथ ही है ना, ठीक है। छोटा सा भी मतलब बच्चा हुआ होगा तो वो शेर का ही बच्चा, तो काट तो सकता ही है वो, नहीं काट सकता तो काटने की आदत तो कर सकता है वो, उसी को कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। तो डीएक्स लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये कट गया तो बचा क्या, इसीलिए वो क्या है मास है, लेकिन छोटा, स्मॉल एलिमेंटल मास। मारुति कार नहीं, मारुति सुजुकी 800 ऑल्टो, ठीक है, समझ गए। तो मास तो ये भी है, मास ये भी है, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंटल मास है। यदि ये हम निकाल लिए, ये निकालना हमें आ गया, तो हमारा कहानी। अब आ जाइए, आप इतना जिद कर रहे हैं, देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या है, यहां पर आएगा सिग्मा एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी मतलब सिग्मा, यानी कि यदि ए मीटर स्क्वायर एरिया है तो मास कितना है, क्या हुआ, किसी को चक्कर आ रहा क्या, आ? गेट खुलवाना है, क्यों क्या हुआ, सबको से नूर खोलो, इसलिए तो बोल रहे कि एसी चला दो, हल्का और हल्का सा सटा दो, बस ठीक है, ठीक। देखिए यहां पर एरिया मास डेंसिटी, यहां क्या था लीनियर मास डेंसिटी, और यहां एरिया, यहां क्या होगा वॉल्यूम, ठीक। तो यहां पर कह रहा है एक ए मीटर स्क्वायर में, यदि ए मीटर स्क्वायर एरिया में मास कितना है, ये पूरा का पूरा एरिया कितना है ए मीटर स्क्वायर, ठीक, इसमें मास कितना है एम, तो एक मीटर स्क्वायर में मास कितना होगा एम बाई ए, और यही क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ द बॉडी,
मास ऑफ द बॉडी इन, यानी कि पर यूनिट एरिया। सिग्मा निकल गया। अब हमको चाहिए डीए, तो क्या होगा m बाई ए इंटू डी ए, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अरे बोलो, तुम मत बोलो, तुम छोड़ दो, तुम रहे, थोड़ा दूर बात है। क्या बोले? कहीं धरना प्रदर्शन में जाएगी, बोलेगी इनकलाब जिंदाबाद, बोलेगी क्या बोले? सबसे पहले पुलिस इसी को पीटेगा। डीएम, डीएम बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू डीए, और लैम्डा, यहाँ डीएम बराबर यहाँ क्या हुआ? लैम्डा इंटू डीएक्स। ठीक है, डीएक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा सा एलिमेंटल लेंथ की बात कर रहे हैं। अब उसी तरह आ जाइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v। तो यहां पर हम लोग लेंगे क्या? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, ध्यान से देखिए यहां पर वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यदि मान लीजिए v मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास कितना है? m, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मास कितना होगा? m बाई वी, और यही कंबाइंडली क्या कहलाएगा? डेल्टा, यानी कि मास, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? डी वी वॉल्यूम में, तो m इंटू वी इंटू डी वी, और ये कंबाइंडली क्या बनेगा? dm, यानी कि डेल्टा इंटू डीवी ए इज इक्वल टू dm। चलिए, हाँ, छापिए मन लगा कर। क्या हुआ? छापिए और एकदम सेटेलाइट की तरह लॉन्च हो जाइए। शिट।